आज की कहानी है बहू हो तो ऐसी। भाभी, मम्मी ने गंदा कर दिया है, आकर साफ कर दो। छोटी ननद की आवाज़ आई तो वह हड़बड़ाई सी आटा गूंथना रोककर हाथ धोकर सास के कमरे में भागी। देखा तो तीनों नंदें आराम से पास पड़े सोफे पर फैली हुई थीं। इतनी आवाज़ें लगाईं तब आई हो? छोटी ननद भुनकते हुए बोली, दीदी मैं आटा गूंथ रही थी। हाँ, काम तो बस आप ही करती हो, मुंह बनाते हुए बाहर चल दी। पीछे पीछे दोनों नंदें भी खिसक लीं कि कहीं अन्नू माँ के कपड़े बदलने में उनसे मदद न मांग ले। अनु ने फुर्ती से सफाई करके सास के कपड़े बदले। 2 साल से अनथक वह यही करती आ रही है। 2 वर्ष पूर्व उसकी सास फिसल कर गिर गई थी, जिससे उसका शरीर चोट लगने की वजह से लकवाग्रस्त हो गया। अनु की तीमारदारी से सुधार तो हुआ, पर निचला हिस्सा संवेदन शून्य ही बना रहा। लिहाजा उसके दैनिक कर्म अनु ही कराती और सफाई करती। खान पान में थोड़ी सी भी बदपरहेजी से सास को लूज मोशन होने लगते या फिर बार बार पेशाब आता, तब अनु की जान पर ही बनाती। सास की तीमारदारी में लगे रहे वह खुद को भूल चुकी थी। सास की सफाई के बाद उसने कपड़े धोकर डाले, फिर दोबारा नहाकर किचन में पहुंची तो देखा बड़ी ननद बड़बड़ा रही है, अनु 10 बजने आए और तुमसे अभी तक नाश्ता भी नहीं बन सका। हद होती है काम चोरी की। मैं अभी बनाती हूँ दीदी। सब्जी तो छौंकी दी थी, आटा गूंथ रही थी, मम्मी की सफाई के लिए जाना पड़ा, अभी पराठे सेकती हूँ, तुम तो रहने ही दो। माँ का बहाना बनाकर तुम अपनी भड़ास इस तरह निकालती हो। नंदों का आना भा तो नहीं रहा तो मैं ठीक है भाई, अब खुद ही बना लेंगे, खा लेंगे, तुमसे तो नहीं कह रहे। अपमान से जल उठी अनु, आंखें छल छला आई, चुपचाप पराठे सेकने में जुट गई। 10 दिनों से दोनों बड़ी नंदें बच्चों समेत मम्मी को देखने आई हैं। सास ससुर पति और एक छोटी ननद के अलावा अब 2 नंदें और उन दोनों के बच्चे, जिनका ख्याल अकेली अनु को ही रखना होता है। छोटी ननद अभी पढ़ रही है, लिहाजा काम में कोई हाथ नहीं बटाती। अनु जब से ब्याह कर आई है, दूसरे ही दिन से घर के कामों में ऐसी जुटी है कि उसे अपने लिए फुर्सत ही नहीं मिल पाती। जी जान से यह सबकी सेवा करती है, लेकिन सास रमा देवी के मुख से कभी उसके लिए तारीफ के 2 शब्द नहीं निकले। वे हमेशा यही कहती, कुछ भी कर लो, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू और बेटी के बीच का फ़र्क का अक्सर उसे एहसास होता। जब भी किसी की चीज़ का बंटवारा होता तो हर अच्छी चीज़ बेटियों को मिल जाती, और सबसे कमतर अन्नू को। सास ने बीमारी के चलते कुछ सोचकर एक दिन जेवरों का बंटवारा करने का निर्णय लिया, जो कि बड़ी ननद को दे दिया। उसके आदेश और इच्छा अनुसार सभी गहने तीनों बेटियों में बराबर बांटे गए, और अनु के हिस्से में एक पतली सी चैन आई, वो भी सास पहने हुए थी, वो उसे अभी तक नहीं मिली थी। अनु कटकर रह गई। यूं उसे जेवरों या पैसे का लालच नहीं था, लेकिन बंटवारे में बेटियों के हिस्से सब कुछ और बहू के हिस्से सिर्फ कर्तव्य, यह देखकर वह आहत हो जाती। पर फिर भी वह चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाई जा रही थी। एक तो माँ बाप के दिए संस्कार उसे कुछ बोलने से रोक देते, साथ ही पति आशुतोष का स्नेह भरा व्यवहार भी उसे कर्तव्य से विमुख नहीं होने देता। आशुतोष सब समझते थे, पर माँ के आगे बोलने की बदतमीजी वह कभी नहीं कर सकते थे। न ही इसकी इजाज़त उन्होंने अनु को दी थी, बस इसलिए वह अब चुप सब सह लेती। इस सोच के पति तो समझेंगे और सास भी उनको समझेंगी। जब से सास बिस्तर से लगी है, वह मायके भी नहीं जा पाई। सगे और इकलौते भाई की शादी हो गई। मायके वाले उससे मनोहार कर करके थक गए। भाई बेचारा जो उसे लिवा लाने के लिए आया था, उसे अनु ने अकेले ही वापस भेज दिया था। कैसे जा सकती थी वह? कौन करता सास की सेवा? नंदे वैसे तो साल में 4-5 बार आ धमकती थी माँ को देखने के बहाने, पर काम के समय ना पाने के उनके बहुत अपने बहाने थे। ऐसे में आशुतोष अकेले ही ससुराल में शादी अटेंड कर आए थे, इस वादे के साथ कि सब कुछ सही हो जाएगा, वे अनु को मायके जरूर भेजेंगे। लेकिन इन 2 वर्षों में वह समय आया ही नहीं। अनु मन मसोच कर रह जाती। मायके वाले भाई भाभी उसके लिए न आने की शिकायत करते तो वह टाल देती। इन शिकायतों से बचने के लिए वह अपने मायके वालों से बहुत कम बात करने लगी।
एक ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। इधर कुछ दिनों से उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो वह सोच रही थी कि 2-4 दिनों के लिए उन्हें देख आए। सास की तबीयत भी फिलहाल संभली हुई थी, दोनों नंदें भी आई हुई थी कि अचानक भाई के फ़ोन ने उसे भीतर तक हिला डाला। फ़ोन पर रोते हुए भाई ने सूचना दी कि पिता का सुबह ही हृदयाघात से देहांत हो गया है। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। आशुतोष को फ़ोन पर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, प्लीज़ अब तो जाने दीजिए, कुछ दिन मम्मी जी को दीदी लोग देख लेंगी। अब भी नहीं गई तो परिवार समाज कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। आशुतोष ने उसे चुप कराते हुए आश्वासन दिया, मैं अभी तत्काल मैं टिकट बुक करा रहा हूँ, हम दोनों चलेंगे। मैं अगले दिन वापस आ जाऊँगा, पर तुम रुक जाना। उस घर के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं, मैं समझता हूँ। इस पे बात को तुम जाने की तैयारी करो। नंदों और सास ने उनके पिता के गुजरने की खबर सुनी तो उन सब के मुंह बन गए, लेकिन इस बार वे कुछ कह नहीं सकती थीं। परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी। उसे मायके छोड़ आशुतोष अगले दिन वापस आ गए थे। माँ के सभी काम जो अनु अकेले करती थी, तीनों बहनों और आशुतोष ने बांट लिए थे। फिर भी क्योंकि आदत नहीं थी काम करने की, जो हमेशा कमियां रह जाती थीं। सबसे बड़ी दिक्कत थी माँ को बिस्तर पर नित्य कर्म कराकर सफाई करना। सुबह आशुतोष की मदद से जैसे तैसे काम हो जाता, पर बाकी पूरे दिन बीमार बुढ़िया मल मूत्र रोके किसी तरह पड़ी रहती। बेटियों ने खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी थी। आप मीठा मत खाओ माँ, फिर दस्त लग जाते हैं आपको, कौन बार बार साफ करेगा, यह मत खाओ वो मत खाओ। सुन सुन बुढ़िया मन मार कर रह जाती। बहुत कष्ट से दिन कट रहे थे। अनु के जाने के चौथे दिन ही अनु की बड़ी ननद, जो बच्चों की पढ़ाई का बहाना बनाकर निकल ली, छोटी ननद ने मजली को अल्टीमेटम दे दिया, आप नहीं जाओगी बहाना बनाकर बड़ी दीदी की तरह, मैं कैसे संभाल लूँगी माँ को। भाभी मत समझना मुझे, मैं नहीं कर सकती इतना काम। सास सब सुन रही थी, समझ रही थी। एक पैर पर दौड़ते रहते हुए अनु अकेली कैसे काम का बोझ इतने लोग मिलकर भी कुछ दिन नहीं उठा पा रहे। वह लड़की अनु जो सालों से करती आ रही है। हद तो उस दिन हो गई जब आशुतोष के जाने के बाद बहुत रोकने पर भी बुढ़िया का मल कपड़ों में ही छूट गया। वह गुहार लगाती रही बेटियों से साफ करने की। मजली ननद ने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करके काम छोटी पर खिसका दिया। छोटी तुनक पड़ी, माँ मुझे उल्टी आती है, मैं नहीं कर सकती, भैया के आने तक वेट करो। आखिर आशुतोष ने आकर माँ की साफ सफाई की। सास अब अनु को बेसब्री से याद किए जा रही थी। जो काम उसकी अपनी जाया बेटी नहीं कर पाई, वह काम वह पराई जाई जो 2 सालों से भरपूर लगन में करती जा रही थी। अनु का रोज की तरह फ़ोन आया तो आशुतोष ने उस दिन सारी घटना बता दी जो घटित हुई। आप मेरा टिकट बुक करा दो, मैं कल ही आ रही हूँ वापस। पर अनु तुम्हारे पापा को गए अभी 10 दिन नहीं हुए हैं, अभी आओगी तो सब क्या कहेंगे। वैसे भी उनके जीते जी तो मैं भेज नहीं सका तुम्हें। अब कम से कम 13वीं तक तो रुको। आंसू पापा तो चले गए, अब मैं यहाँ रुकूं या न रुकूं, इससे उन्हें क्या मिलेगा वहाँ। लेकिन मम्मी जी तो अभी सामने हैं, उन्हें किस हाल में छोड़ दूँ। और मेरे घर वाले मेरी परिस्थिति समझते हैं, वे कोई शिकायत या उलाहना नहीं करेंगे। बाकी दुनिया तो कुछ न कुछ कहती रहेगी, मैं कल वापस आ रही हूँ। उसके दृढ़ स्वर में अपना निर्णय सुनाया और उससे ससुराल पहुँचते ही सास के चेहरे पर राहत और खुशी के भाव आ गए। ननदों ने भी चैन की सांस ली। अब पहले जैसा ही चलने लगा। फ़र्क बस यह था कि सास ने अब अपना तकिया कलाम रटना छोड़ दिया था कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। लेकिन कहानी अभी बाकी है दोस्तों। रक्षाबंधन पर अनु के भाई भाभी उसके घर आ गए। इतने सालों से आप नहीं आ पाई तो हमने सोचा कि इस बार आपके पास हम ही आ जाएं। भाभी मुस्कुराते हुए कह रही थी, अनु कुछ ज़रूरी बात भी करनी थी, इसलिए हमें आना ही था। भाई बोला, अनु की नंदें भी राखी पर मायके आई हुई थीं। राखी बंधवाने के बाद सबके सामने ही भाई ने गिफ्ट की जगह एक लिफाफा अनु के हाथ में रख दिया। यह क्या है भैया? अनु ने लिफाफा खोला और पूछा। लिफाफे में जायदाद के बंटवारे के पेपर्स थे, तेरे साइन चाहिए इस पर। भाई बोला। अनु हैरानी से कागज देख रही थी। आधा हिस्सा मुझे?
नहीं भैया, मैं कैसे? पापा का सब कुछ आपका है और भाभी का है। उसकी आंखें गीली थी। बेटियों का कोई हिस्सा नहीं होता क्या माँ बाप की जायदाद में? पापा मम्मी का जो कुछ जितना मेरा है उतना तेरा भी है। तेरी भाभी का भी यही मानना है? अब जल्दी से साइन कर इस पर। न भैया, बेटियों का हिस्सा सिर्फ जायदाद में नहीं होता, कर्तव्य में भी होता है। मैं कहाँ कुछ कर पाई मम्मी पापा के लिए, उनकी बीमारी में भी खड़ी नहीं हो पाई। तुम्हारी शादी तक मैं नहीं आ पाई, यहाँ तक कि पापा के जाने के बाद 13 दिन तक भी नहीं रह पाई। जब कर्तव्य में हिस्सा नहीं निभाया तो जायदाद में हिस्सा कैसे ले लूँ? भाभी ने दिन रात एक कर पापा की सेवा की, घर संभाला, सब पता है मुझे। भैया, मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए। बस अपने प्रेम में हिस्सेदार बनाओ आप दोनों, ताकि पापा मम्मी के बाद भी मेरा मायका बना रहे भाई बहन। भाभी और अनु तीनों की अश्रुधारा अविरल होकर बह रही थी, जो चार और हृदय कलुष धो रही थीं। अनु की सास और तीनों नंदे इस घटनाक्रम के साक्षी थे। उन्हें आज आभास हो रहा था कि असल खजाना भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि वह आत्मीयता और प्रेम है जो अनु और उसके भाई भाभी के बीच है। अनु को कभी इस तरह गले लगाना तो दूर, उन लोगों ने उसके सेवा भाव और लगन की भी कभी सराहना तक नहीं की। भाई के सीने से लगी अनु के कानों में जैसे ही सास की पुकार पड़ी, वह सब कुछ भूल कर उनकी ओर लपकी। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ चाहिए? नहीं बेटा, बल्कि कुछ देना है। अपना एक हाथ बमुश्किल उठाकर उसके सर पर रखते हुए सास बोली, आशीर्वाद देना है तुझे, सबको तेरे जैसी बहू मिले। बहू हो तो ऐसी? अनु हैरत के साथ खुशी से रो पड़ी। तीनों नंदे भी कह उठी, भाभी हो तो ऐसी।